नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यदि हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो यहां पर वैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, जिसमें अभी तक आपको सिगमंड फ्रायड से संबंधित 60 प्रश्न दे चुके हैं, थॉर्नडाइक से संबंधित 50 प्रश्न दे चुके हैं और जिन प्याजे से संबंधित 60 प्रश्न अभी तक हम आपको दे चुके हैं। ये चौथे वैज्ञानिक है इवान पावलोव, जिनसे संबंधित आपको 35 प्रश्न मिलेंगे। यदि आपने उन तीनों जो मनोवैज्ञानिक है उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल पर भी जाकर उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए सभी वीडियो को देखना है क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। वैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न लिए गए हैं, तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे पावलोव के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, टोटल 35 प्रश्न लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सभी शिक्षक भर्तियों के लिए हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन हम हर बार करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितने भी ग्रुप है उसमें सभी को शेयर करना है इस वीडियो को, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये तीनों काम आपको अभी जल्दी से कर लेना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा। सबसे पहले हम इनके जन्म और मृत्यु की बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पावलोव का जो जन्म हुआ था वो 26 सितंबर 1849 को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1936 को। याद रखिएगा, पावलोव का जन्म 26 सितंबर 1849 को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1936 को हुई थी। तीसरा प्रश्न, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो याद रखिएगा, ये पावलोव कौन थे, तो ये एक शरीर शास्त्री वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये किस प्रकार के वैज्ञानिक थे, तो एक शरीर शास्त्री वैज्ञानिक थे पावलोव। ये कहाँ के निवासी थे, तो ये रूस के निवासी थे। यहाँ पर देख सकते हैं पावलोव कहाँ के निवासी थे, तो ये रूस के निवासी थे। अगला प्रश्न है हमारा, पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था। यहाँ पर देखिए, जो पावलोव का सिद्धांत है वो कौन सा दिया था और इस सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। याद रखिएगा, कब दिया था ये भी पूछा जाता है। पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन को ही क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये कब प्रतिपादित किया था, तो ये 1904 में किया था। याद रखिएगा, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो ध्यान रखिएगा, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया था। कब दिया था, 1904 में। चलिए देखिए, यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब आपको टाइम मिले तब आप इन सभी सिद्धांतों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पावलोव का जो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था ये उनके नाम हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं यहाँ पर आपको डायरेक्टली उत्तर में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दे दे, इसी में से किसी भी प्रकार का नाम आपको दे सकते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है, और 4 विकल्प में आपको किसी भी प्रकार के विकल्प दे देंगे और एक विकल्प आपको इसमें से मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, CR थ्योरी भी कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, सहज अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। पावलोव के जो सिद्धांत हैं शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत, उसको प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, प्राचीन परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत, शरीर शास्त्री का सिद्धांत, क्योंकि ये इसी प्रकार के वैज्ञानिक थे जैसा कि मैंने आपको बताया था, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। 12 प्रकारों से जाना जाता है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जब आपको समय मिले आप इसको याद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। 8वां प्रश्न है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से वैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया था। तो पावलोव के बारे में पूछे तो उन्होंने किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। याद रखिएगा, यदि इसकी थ्योरी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसकी थ्योरी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं समझाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थ्योरी आपको अलग समझा दी गई है। उसको यदि समझना है तो आप पहले थ्योरी समझ लीजिएगा। यदि आपको थ्योरी समझना है तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर बताया जाएगा कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अनुबंधन का जनक कहा जाता है। देखिए, जो पावलोव है इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यदि एग्जाम में पूछे कि अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है तो वो पावलोव को कहा जाता है।
यहाँ पर आपको हर प्रश्न सरल लग रहे होंगे। क्यों लग रहे होंगे? क्योंकि एक ही वैज्ञानिक से प्रश्न आ रहे हैं। तो आप प्रश्न चाहे किसी प्रकार से पढ़े, आपको आंसर पता होगा, क्योंकि यहाँ पर पावलाव से ही संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न सभी मिक्स होकर आते हैं तब कन्फ्यूजन होता है। तो हर प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है और आंसर को अच्छे से याद कर लेना है। पावलाव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक, यहाँ पर देखिए जो तटस्थ उद्दीपक है वो कौन है? तो वो है घंटी। जो अस्वाभाविक उद्दीपक है उसके बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? घंटी। याद रखिएगा, तटस्थ उद्दीपक के बारे में पूछा जाता है तो राइट आंसर आपका घंटी होगा। चलिए, पावलाव के साथ शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य रिक्त स्थान ही अनुबंधन कहलाता है। जब पावलाव भोजन रखते थे उसके पहले, कुछ समय पहले, जो घंटी को बजा दिया जाता था, जैसे कुत्ते को भोजन दिया जाता था उसके पहले, तो वो पूछा गया यहाँ पर कि घंटी तथा भोजन के मध्य रिक्त स्थान ही अनुबंधन कहलाता है, तो ये सहचर्य ही अनुबंधन कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर सहचर्य आपका राइट आंसर होगा। 1904 में पाचन क्रिया पर किए शोध कार्य हेतु पावलाव को कौन सा पुरस्कार मिला? यहाँ पर देखिए 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। पाचन क्रिया पर किए गए शोध कार्य हेतु इन्हें कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1904 में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1904 में दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो पाचन क्रिया पर किए गए शोध कार्य हेतु दिया गया था। तो यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जाए कि 1904 में पाचन क्रिया पर किए गए शोध कार्य हेतु पावलाव को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये नोबेल पुरस्कार मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कौन से वैज्ञानिक को मिला था? पावलाव को मिला था। पावलाव ने कुत्ते की कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए इस प्रयोग को सिद्ध किया था? तो ये कुत्ते की जो ग्रंथि थी उसका नाम था पेरोडिड ग्रंथि। पेरोडिड ग्रंथि का इन्होंने ऑपरेशन करते हुए इस प्रयोग को सिद्ध किया था। याद रखिएगा, पावलाव ने कुत्ते की पेरोडिड ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए इस प्रयोग को सिद्ध किया था। देखिए, यहाँ पर 2 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर देखिए, स्वाभाविक उद्दीपक के बारे में पूछे, जो स्वाभाविक होता है उसे क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। और स्वाभाविक अनुक्रिया कौन सा होगा? वहाँ पर लार होगा। तो याद रखिएगा, स्वाभाविक उद्दीपक के बारे में पूछे कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है पावलाव के अनुसार, तो वो है भोजन। और स्वाभाविक अनुक्रिया के बारे में पूछे तो वो कौन सा होगा? आपका राइट आंसर लार होगा। भोजन को देख कर जो लार टपकाता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत रिक्त स्थान अनुक्रिया पर बल देता है। ये किस पर बल देगा? तो ये प्रेरणा पर बल देगा। याद रखिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है ये प्रेरणा अनुक्रिया पर बल देता है। यदि आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थ्योरी देख लीजिएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, थ्योरी और प्रश्न दोनों इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि पहले ही हम इसको समझा चुके हैं। यदि आपको समझना है तो आप हमारी थ्योरी देख सकते हैं, उसमें अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। तो 17वां प्रश्न है, पावलाव को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला था? तो पाचन क्रिया पर मिला था। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने जाना कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था पाचन क्रिया पर। कब मिला था? 1904 में। किसको मिला था? पावलाव को। याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है, कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी अनुक्रिया है? तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया। देखिए, कुत्ते के मुंह में जो लार आती है वो स्वाभाविक होता है, तो स्वाभाविक अनुक्रिया यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया है। याद रखिएगा। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर के इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। यहाँ उदाहरण है, यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है ये किसका उदाहरण है? तो ये प्राचीन अनुबंधन का उदाहरण है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, जो पूछे गए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट हैं, उसी प्रश्न को लिया गया है। तो यहाँ पर प्राचीन अनुबंधन का उदाहरण ये सही होगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा। अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ गठित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, अनुबंधन का वहाँ कौन सा प्रकार है जो उद्दीपकों के साथ साथ गठित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है? तो वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था।
अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूँ। यहाँ उदाहरण, यहाँ पर जो उदाहरण पूछा गया है वो किसका उदाहरण है? तो ये अनुबंधन का उदाहरण। जो चाबियां हैं वो टेलीफोन के पास खूंटी पर टांगता था, अब वह चाबियां रखने की जगह उसने बदल दी, लेकिन फिर भी वो कहाँ पर जा रहा है? टेलीफोन के पास ही जा रहा है, खूंटी पर जो टांगने वाली जगह है वहीं पर जा रहा है। तो ये किसका उदाहरण होगा? तो ये अनुबंधन का उदाहरण होगा। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये पावलोव है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? पावलोव के द्वारा किया गया था। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, तो ये अनुबंधन द्वारा। याद रखिएगा एग्जाम में पूछे कि बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, 4 विकल्प मिलेंगे, वहाँ पर अनुबंधन द्वारा लिखा होगा तो राइट आंसर लगा दीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। याद रखिएगा बुरी आदतों को अनुबंधन द्वारा सुधारा जा सकता है। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। उस अनुक्रिया को क्या कहते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया। याद रखिएगा पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा जब पावलोव ने घंटी बजाई थी उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो राइट आंसर आपका अनुबंधित अनुक्रिया होगा। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाएगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अनुबंधन की भाषा में आपको बताना है पावलोव के प्रयोग में भोजन को क्या कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे अनानुबंधित उद्दीपक कहा जाएगा। प्रश्न में आपको अनुबंधन उद्दीपक भी दे देंगे, और भी जो 2 विकल्प हैं और भी आपको मिलेंगे, तो आपको ध्यान देना है आपका राइट आंसर क्या होगा? अनानुबंधित उद्दीपक। तो राइट आंसर आपको ध्यान देना है कौन सा होगा? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले ध्वनि, इसके बाद भोजन प्रस्तुत किया, यानी कि पहले घंटी बजाई गई, उसके बाद जो कुत्ता है उसको भोजन दिया गया, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया देखी गई कि किस प्रकार से प्रतिक्रिया जो कुत्ता है वो करता है। अगला प्रश्न है हमारा, परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पावलोव के द्वारा किया गया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न वही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने बताया था, देखिए जैसे कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, तो किसी भी प्रकार के नाम से आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो उसी प्रकार से एक प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये पावलोव के द्वारा किया गया है। अनुबंधन की गोचर शुरुआत रिक्तस्थान के द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये पावलोव के द्वारा की गई थी। अनुबंधन की गोचर शुरुआत पावलोव के द्वारा शुरू की गई थी। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? भोजन से पहले जो घंटी बजाई गई थी उसमें से जो निकली गई ध्वनि है उसको क्या कहते हैं? पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसे अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, घंटी और भोजन के मध्य कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो लगभग 2 से 4 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। याद रखिए घंटी और भोजन के मध्य 2 से 4 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम का जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव के द्वारा दिया गया है। अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर पूछा गया है? तो राइट आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है टाइप एस। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप एस का प्रतिपादन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये पावलोव के द्वारा किया गया था। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक की वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? तो याद रखिएगा ये अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था 35 प्रश्न आपको मिलेंगे। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वहां लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा। यहाँ उदाहरण है, यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है ये किसका है?
तो यहाँ जो उदाहरण है ये उद्दीपक सामान्यकरण का उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल आपको 35 प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आगे भी यदि इसी प्रकार के वैज्ञानिकों के वीडियो आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले इसको लाइक करना है, शेयर करना है, जितने भी आपके पास ग्रुप है, और सभी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट के माध्यम से बताना है कि आगे आपको कौन से वैज्ञानिक पर वीडियो चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, सभी याद कर लेना है। तो जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।